मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर जम्मू में आयोजित की गई है। आज मैं जम्मू में आया हूं। ये ऐतिहासिक नगर में मेरी बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मां वैष्णो देवी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आ रहे श्री किशिदा 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। पिछली बार शिखर वार्ता साल 2018 में टोक्यो में हुई थी। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार से 2 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे। शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में हुआ था। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Kishida Fumio, will be undertaking an official visit to New Delhi from 19th to 20th March for the 14th India-Japan Annual Summit. This summit would actually be the first meeting of these two leaders. शिखर सम्मेलन दोनों देशों को विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आपसी साझेदारी बढ़ाने के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे भी दोनों देश स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत की दिशा में काम कर रहे हैं। India and Japan have multifaceted cooperation within the ambit of their special strategic and global partnership. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the bilateral cooperation in diverse areas, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest, so as to advance our partnership for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. 3 मार्च को पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ क्वाड नेताओं की आभासी बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड नेताओं ने क्वाड के समकालीन और सकारात्मक एजेंडे के हिस्से के रूप में घोषित लीडर्स की पहल को लागू करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। भारत और जापान ने 28 अप्रैल 1952 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर दोनों देशों ने विशेष लोगो जारी किया। जापानी पक्ष ने अगस्त 2021 में अपना लोगो लॉन्च किया था, जबकि भारत ने जनवरी 2022 में लोगो लॉन्च किया। रंगोत्सव के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें कई बाल गीत सुनाए। एक बच्ची ने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता के माध्यम से ध्यान खींचा। आप भी सुनिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साथ भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की।
होली पर राज्य भर में हर्षोल्लास का माहौल है और हर उम्र के लोग होली की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। रंगोत्सव के रंग में खास और आम सभी सराबोर दिख रहे हैं। रंगों के त्योहार पर फगुआ गीतों के बीच लोगों का उत्साह और उमंग चरम पर है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कई होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जमकर रंग और होली खेली और फगुआ के गीतों पर जमकर झूमे। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। होली के इस रंगों के त्योहार में आप सबको होली के लिए अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। होली है। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित रंगलाल मैरिज हॉल में मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विशेष फूलों की होली का आयोजन किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी धर्मपत्नी संग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जमकर फूलों की होली खेली और सारे राज्यवासियों को होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और उसके बाद इस काल की करीब करीब समाप्ति के उपरांत हम सारे लोग फिर से उसी विचारधारा पर वसुधैव कुटुंबकम के पलाश फूल बसंत का प्रतीक है और होली में पलाश फूल का खास महत्व होता है। पद्मश्री मधु मंसूरी का पलाश फूल पर गाया कालजयी गीत आज भी प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करता है। इन दिनों झारखंड के जंगलों में जो आप लाल लाल खूबसूरत फूलों का नजारा ले रहे हैं, ये पलाश के फूल हैं, जो खास तौर पर बसंत के आगमन पर ही खिलते हैं। झारखंड की प्रमुख लोक कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी बताते हैं कि पलाश के वृक्ष झारखंड के जंगलों में वृक्षों की माता के समान होती हैं। अब रह गया पलाश के बारे, पुरखा लोग बोल रहा था कि पलाश का पेड़ जंगलों में पेड़ों का, अन्य पेड़ों का माँ है। जिस जंगल में पलाश का पेड़ नहीं है, वो जंगल ऐसा लगता है जैसे बनावटी जंगल है। दूसरी बात, हम लोग अपनी आँख से देखे हैं, ये होली में, फगुआ में बड़ बड़ुआओं के यहाँ, बड़े लोग के यहाँ जंगल में घर का दाई ढंगरी लोग चले जाते थे और टोकरी में पलाश का फूल को डाल को सुरख के तोड़ के लाते थे और उसी को महीन से मीस के, छेच के, पीस के उसका रंग बनाते थे। पलाश के फूल अक्सर ही कवि एवं साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हमारे पुराने शास्त्रों एवं कथाओं में भी पलाश के फूलों की चर्चा है। मधु मंसूरी के कई गीतों में भी पलाश के फूलों की चर्चा है। कुसुम पलाश धवया मधुबास देलाय रे रैलो, कुसुम पलाश धवया मधुबास देलाय रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम के आपार जस भावे चुका गरल कुमार, धाम धाम रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम के आपार जस भावे चुका गरल कुमार। प्रकृति ने झारखंड को कई खूबसूरत तोहफों से नवाजा है। उसी में एक है पलाश के फूल। झारखंड सरकार ने पलाश के फूल को राजकीय फूल का दर्जा प्रदान किया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में प्रतिदिन पूजा में इस्तेमाल होने के बाद बेलपत्र एवं फूलों का अब सार्थक इस्तेमाल होने लगा है तथा इससे अबीर रस, गुलाल और अगरबत्ती बनाई जा रही है, जिसके बाजार में अच्छी मांग है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में इस्तेमाल होने के बाद फूल एवं बेलपत्र को पहले भैरवी तथा दामोदर नदियों में बहाया जाता था,
लेकिन जिला प्रशासन की पहल पर अब मंदिर परिसर में ही कई मशीनों को लगाकर इन बेकार पड़े बेलपत्र एवं फूलों से अगरबत्ती तथा अबीर गुलाल बनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन 50 किलो अगरबत्ती और 50 किलो गुलाल बन रहे हैं, जिससे 20 से 25 लोगों को रोजगार भी मिला है। फूल बेलपत्र निकलता था वो हमारे भैरवी और दामोदर में प्रवाह कर दिया जाता था, जिसमें नदी प्रदूषित होती थी। अब हमारे रामगढ़ जिला उपायुक्त के आदेशानुसार रजरप्पा में एक अगरबत्ती और गुलाल बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाया गया है, जिसमें जो भी फूल बेलपत्र जो भी निकलता है उसमें अगरबत्ती और गुलाल बनाया जा रहा है। यहाँ काम करने वाली एक स्थानीय महिला ने बताया कि अगरबत्ती एवं गुलाल बनाकर उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और महीने भर में उन्हें 6,000 रुपए मिल जाते हैं। जो फूल ये नदी में बह रहा था और मंदिर के दरबार से ये बाहर निकाल के बेच के और ये अगरबत्ती बना रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा संचालित स्टॉल के माध्यम से इन उत्पादों के साथ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के प्रसाद को रामगढ़ की हृदय स्थली सुभाष चौक पर बेचा जा रहा है, जिसकी आजकल काफी मांग है। आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेट है इस पे राजरप्पा मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद है, और साथ में राजरप्पा मंदिर में जो फूल और बेलपत्र चढ़ता है और चढ़ने के बाद इसको पहले नदियों में फेंक दिया जाता था। अब उस फूल से और बेलपत्र से अबीर बनाया जा रहा है और साथ में उसी से अगरबत्ती बनाया जा रहा है। इन उत्पादों के इको फ्रेंडली होने के कारण खरीदार भी इन्हें मां का प्रसाद एवं उपहार समझकर खूब पसंद कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई है। यहाँ होली का उपहार समझ के या मां का प्रसाद समझ के लोग इस स्टोर से सामान ले रहे हैं। यहाँ जितने भी सामग्री रंग अबीर गुलाल तैयार है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में चढ़े फूल एवं बेलपत्र को पहले नदियों में बहा दिया जाता था, जिससे नदियां प्रदूषित होती थीं। लेकिन अब इनका सदुपयोग हो रहा है, जिससे न केवल नदियों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिल रही है, वहीं इससे रोजगार के नए द्वार भी खुले हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण अभियान भी अनवरत जारी है और अब तक 1,81,04,96,924 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के 11 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें आशातीत सफलता मिल रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 3,383 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि इस अवधि में 2,075 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश भर में अब कोविड के 27,802 सक्रिय मामले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस अवधि में 24 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। रांची, चतरा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं भी संक्रमण का मामला नहीं मिला। राज्य में कोरोना के अब 148 सक्रिय मामले शेष हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा और विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विगत एक सप्ताह में रामगढ़ में लव जिहाद के 2 मामले सामने आ चुके हैं। रजरप्पा सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर चिंता जताते हुए श्री मरांडी ने पुलिस पर असंवेदनशीलता का भी आरोप लगाया। गढ़वा के नगर उटारी थाना के गरबांध गांव में सड़क दुर्घटना में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचकर गंभीर रूप से घायल मरीजों को रिम्स भेजने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। देवघर के डढ़वा नदी में नहाने के क्रम में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। होली का रंग धोने के लिए ये दोनों डढ़वा नदी नहाने गए थे, जहां डूबने से इनकी मौत हो गई। पलामू के दुबिया खाड़ मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने पर पलामू प्रमंडल के आदिवासी समाज के लोगों में खुशी की लहर है। समाज के लोगों ने इस पहल के लिए पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर उनका आभार जताया। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर आज भी कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन कर लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में कार सीजर के यार्ड में ग्रामीणों और यार्ड के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यार्ड में खड़ी करीब 5 दर्जन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
पलामू में पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की एक कार, 2 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोड्डा जिले में बाहा पर्व और होली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महागामा विधायक दीपिका पांडे ने भी जन सामान्य के साथ होली मनाई। पाकुड़ में रंगोत्सव होली की धूम है। जिले के पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने पुलिस परिवार के साथ होली की जमकर खुशियां मनाई तथा लोगों को शुभकामनाएं दी। देवघर में पुलिस ने मार्गोमुंडा थाना अंतर्गत एक मछली विक्रेता से लूट की घटना का महज 72 घंटे में उद्भेदन करते हुए लूटे हुए रुपयों में से 1,32,700 रुपए और कार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मार्च के महीने में ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगी है और पारा तेज गति से चढ़ रहा है। पिछले 36 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लू जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के कुछ इलाकों में आज से 21 मार्च तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पलामू पुलिस को एक वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। गिरफ्तार चोरों के पास से एक कार, 2 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो सहित अन्य सामान बरामद किए गए। कहते हैं कि समूह में बड़ी ताकत होती है। इसे साबित किया है रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। गांव की कई महिलाएं आज फिनाइल निर्माण के जरिए महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बन गई हैं। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है और हाथ से हाथ मिलते हैं तो तकदीर बनती है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है रांची के गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। इन महिलाओं ने आजकल फिनाइल बनाने का कारोबार शुरू किया है। स्वरोजगार की इन खूबियों को इन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इस हुनर से गांव की दूसरी महिलाओं को भी वाकिफ करा रही हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए इसको, पहले हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद फिर महिला लोग को हम लोग गांव में आके और ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन लोग ट्रेनिंग लेगी, उसके बाद इन लोग भी बना के तैयार करेगी और सीख जाएगी अच्छे से। फिर हम लोग जैसा इन लोग तैयार करके और बाजार तक फिर इन लोग पहुंचाएंगे। हुनर ने हाथ में आते ही इनकी मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब इन्हें मजदूरी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता और खाली वक्त का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग यहाँ आए, सीखे, समय बर्बाद से बचे। हम लोग सीख लिए हैं और इसको हम लोग बनाएंगे और कम ही पैसा में बन जाता है। इसको हम लोग बनाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे। दरअसल प्रखंड के महिलाओं का एक समूह है जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। ये महिलाएं विभिन्न गांवों में जाकर उन्हें अपने समूह से जोड़ती हैं और उन्हें स्वरोजगार के नए नए नुस्खे बताकर उनके स्वावलंबन की राह तैयार करती हैं। मेरा जो टीम है वो हम लोग गाँव जाते हैं और छोटा छोटा काम के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन लोग को। जैसे कि आज यहाँ पे फिनाइल के करीब 20 से 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए। इन लोगों भी ट्रेनिंग ली। अब इन लोग चाह रही हैं कि आगे हम लोग कुछ काम करें। सहयोग की भावना और समूह की शक्ति के जरिए ये महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और तो और दिनों दिन इनका कुनबा भी काफी बड़ा आकार लेने लगा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज के दिन मणिपुर में आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं एक रिपोर्ट। 19 मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारेम बाम कोइरेंग सिंह और INA के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था, जो INA की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था।
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने आईएनए में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आईएनए ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे। बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम शहीद मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। दिल्ली निवासी खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश सेना को रोकने में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। दिल्ली पर फिर से नियंत्रण के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 19 मार्च 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च की सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेकिंग इंडिया को लेकर पोलैंड में रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। इसी के तहत उन्होंने भारत से चावल का आयात शुरू किया है और यूक्रेन संकट के दरमियान आए हुए विस्थापितों की मदद कर रहे हैं।
इंडियन डायस्पोरा के लोगों का है जो भारत से पोलैंड में आए हैं और बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अब भारत से जो माल है वो लेके आते हैं। मेक इन इंडिया कहिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए, और वो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया पोलैंड के बीच जो बिजनेस है उसमें रात दिन बढ़ोतरी हो रही है। और इसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शांतनु इंडिया से आए हैं, इंडिया से करीब 30 साल पहले यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। भारत से चावल लेके पोलैंड आता है और यहाँ से पूरे यूरोप में बेचा जाता है। Am I right, sir? Yes, हम लोग इधर से इंडिया से यूपी से मंगाते हैं, mainly basmati and other parboiled white rice, and we're distributing it to including Poland, Germany, Holland, France, and other places. Lithuania also is there. And इधर से on the other hand हम लोग पोलैंड का एप्पल बहुत फेमस है एंड हम लोग इंडिया में एप्पल भी भेजते हैं पोलैंड से। इंडिया से कितना चावल आप लोग लेके आते हैं? इंडिया में हम लोग का एवरेज मंथली 4-5 कंटेनर तो हो ही जाता है। एक कंटेनर में 25 किलो होता है तो 125 किलो मंथली टू 150 किलो, स्लोली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग 10 कंटेनर्स मंथली। शांतनु जी, 4000 केजी चावल अभी तक आप लोगों ने दिया है। कोई मांग रहा है तो हम लोग मना नहीं करते, देते हैं। तो वी आर हेल्पिंग, नॉट दैट प्रोपेगेंडिंग ऑन डूइंग समथिंग। हम लोग बोलना चाहिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, बस एज ए इंडियन वी आर प्राउड टू हेल्प अदर्स। बहुत बड़ी पहल है कि लोगों को आप खाना चावल दे रहे हैं, फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरह से ये भारत की एक सोच कहिए, एक हमारा नेचर है वसुधैव कुटुंबकम हम बार बार कहते हैं, वो एक तरह से दर्शाता है कि हम दूर तो आ गए लेकिन हमारा अंदर वो है। जैसे हम लोग, मोदी जी भी सब पूरा इंडिया में हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी इधर कोशिश कर रहे हैं। वी आर इंस्पायर्ड ऑफ हिम। वो एक बड़ा चीज चालू किया मेक इन इंडिया का, and we are trying to utilize that program. देख सकते हैं आप, शांतनु यहाँ पे बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है, खास तौर से इन जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भारत से चावल लेके आ रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। और सिर्फ पोलैंड में नहीं, पूरे यूरोप को दे रहे हैं, पोलैंड को एक बेस बना के, और यहाँ से सेब लेके भारत में जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ये आदान प्रदान है वो देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और यही लोगों की वजह से। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में की शिरकत, जवानों को किया सम्मानित, योगदान को सराहा। होली के मौके पर राज्य भर में हर्षोल्लास का माहौल, रंगोत्सव की खुशियों में खास और आम सभी सराबोर। राज्य में कोरोना के सिर्फ 5 मामलों की पुष्टि, 24 हुए स्वस्थ। रांची, चतरा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज। टीकाकरण अभियान अनवरत जारी। और पलामू में एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश, कई सदस्य गिरफ्तार, एक कार, 2 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो सहित अन्य सामान बरामद।